RTX 4050 1 लाख के नीचे चाहिए भाई। ला के दो, मुझे नहीं पता, तुम डिमांड करो, एसर पूरी करेगा जैसे हम करते हैं तुम्हारी। तो आज अपने पास फिर से नाइट्रो 5 i7 12 जनरेशन 4050 के साथ, और ये फुल फ्लेजेड वाला 4050 है, हल्का फुल्का नहीं है। रिव्यू करते हैं फिर अब। तो कुछ ऐसा अपना बॉक्स है, पूरे कैमरा के फ्रेम में कवर्ड। ओए 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 होए, एक और डब्बा। तो इसमें भाई अपनी एक पावर कॉर्ड नॉर्मल साइज वाली है, ये बताना पड़ता है क्योंकि कई ब्रांड ना पावर केबल देने लग गया आजकल, वो पावर प्लग वाली। एक HDD अपग्रेड करने के लिए केबल, अगर हार्ड डिस्क अपग्रेड करनी है तो वो भी इसमें हो सकती है, स्लॉट दे रखा है। अपना चार्जिंग अडेप्टर, और ये 230 वोट्स वाला है। कुछ पुस्तकें, फिर आता है भाई कुशनिंग में अपना काले काम करके काले घूंघट में लैपटॉप। हटाओ भाई, साइड करो। तो कुछ ऐसा अपना लैपटॉप वही बिल्कुल सेम टू सेम, सारी चीजें लगा रखी है। डिजाइन वही है जो पहले था, बिल्कुल सेम, बस अंदर की आत्माएं बदल दी, GPU CPU। तो प्लेट सेम वैसी है अपनी जैसी पहले आती थी, मैट ब्लैक फिनिश में, बिल्कुल लाइंस वाइंस दी हुई है, और यहाँ पर नाइट्रो की ब्रांडिंग, एंड सेम उतना ही मोटा हट्टा कट्टा लैपटॉप है ये। पीछे में यहाँ पर इसके एग्जॉस्ट फैंस मिलते हैं, और नीचे से भी बिल्कुल सेम डिजाइन है, रबर ग्रिप्स और वेंट्स वगैरह मिलते हैं। पूरा प्लास्टिक बॉडी है ये भी, और वेंट्स काफी सारे खुले हुए हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। अंदर से भी बिल्कुल सेम डिजाइन मिलता है जैसे पहले आता था, कुछ चेंज नहीं किया इन्होंने, मतलब वही एकदम मस्त अपनी नाइट्रो वाली फील मिलेगी इसमें भी तुम्हें। बिल्ड की बात करें तो फ्लेक्स अपर लिड पे बहुत ही माइनस है, मतलब हल्का फुल्का है, प्लास्टिक बॉडी है क्योंकि। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी मुझे हल्का फुल्का लगा इसमें, पर बहुत ज्यादा नहीं है। एक हाथ से ओपन करना चाहो तो वो भी ये आराम से हो जाता है। एंड एज सच कोई डिस्प्ले में वॉबलिंग भी नहीं है, मतलब हल्की फुल्की है। बाकी वेट इसका पिछले नाइट्रो की तरह ही है, 2.5 किलो के आसपास। स्पेक्स की बात कर ले अब, तो इसमें हमारे पास i7 12650H 10 कोर 16 थ्रेड्स के साथ, और इसके अंदर है 6 परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंसी कोर्स। जो अपना i7 12700 चाहता है वो फुल फ्लेजेड है, उससे हल्की सी कम परफॉर्मेंस मिलेगी, पर बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है, तो ये भी तगड़ा ही मान के चलो। ग्राफिक कार्ड है इसमें RTX 4050 6GB VRAM के साथ 140W TGB। अब समझे क्यों कह रहा था मैं फुल फ्लेजेड है। रैम है इसके अंदर 16GB की DDR5 4800 MHz की सिंगल चैनल रैम। वैसे 104 लिखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 4 स्लॉट है, स्लॉट इसमें 2 ही है, बट एक अपना यूज हो रखा है। और मैक्सिमम 32GB तक इसे अपग्रेड कर सकते हैं, तो मतलब एक 16GB और लगानी है, फिर काम हो जाएगा। स्टोरेज इसके अंदर 512GB की Gen 4 SSD, रीड एंड राइट स्पीड कुछ ऐसी आती है, Gen 4 के हिसाब से मैक्स आउट है। कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.2। परफॉर्मेंस देखे तो मैंने कुछ टेस्ट करे थे बेंचमार्किंग के इसके अंदर। Cinebench R23 का स्कोर देख सकते हो, Geekbench 6, Crossmark, 3D Mark Timespy और PC Mark 10, ये अपना CPU के लिए होता है, और 3D Mark Timespy GPU के लिए। तो स्कोर काफी ज्यादा तगड़े दिए भाई इस लैपटॉप ने। हर चीज ना, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें लगे कि कम पैसों में या कम चीजें हैं, ऐसा नहीं भाई, माल पूरा है। अब अगर समझ नहीं आ रहा किसी को तो प्रैक्टिकल बता देता हूँ। स्टूडेंट हो अगर, तो भाई ये तो सवाल करना ही मत तुम कि तुम इसमें कोडिंग कर सकते हो नहीं। बहुत ही ज्यादा हाई एंड तगड़ी मशीन है, तो ये सवाल ना मत किया करो। ये अंडरस्टूड है। तो ब्राउजिंग, प्रेजेंटेशन, प्रोग्रामिंग वगैरह सब चीजें मस्त हो जाएंगी। और अगर प्रोडक्टिविटी करते हो, ये है मेन मुद्दा, तो वीडियो एडिटिंग इसमें आराम से तुम 4K 60 तक कर सकते हो। हाई लेवल तक मैंने टेस्ट किया था, प्रीमियर प्रो में बढ़िया चल जाता सब कुछ। एंड फोटोशॉप वगैरह में तो तुम कुछ भी कर लो, उसको तो गिना ही मत करो, बहुत तगड़े लेवल तक कर सकते हो उसको यूज। और अगर ग्राफिक ओरिएंटेड काम करने हैं, 3D मॉडलिंग, डिजाइनिंग वगैरह, आर्किटेक्चर वाले काम, या फिर VFX वगैरह जैसे काम करने हैं, तो 6GB VRAM का ग्राफिक कार्ड है, अच्छे खासे काम निकल जाएंगे। बट स्टिल अगर मैं उस हिसाब से बताऊं कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा तगड़ी काम करनी है, माइनिंग वाइनिंग जैसे जो लोग है ना भाई, कुछ होते हैं बहुत ज्यादा अलग नेक्स्ट लेवल काम है, उनके लिए तो भाई PC बिल्ड रिकमेंडेड होता है वैसे। तो अपना काम एक बार देख लेना। बाकी 6GB VRAM में तुम्हारे ग्राफिक ओरिएंटेड सारे काम मस्त चलेंगे बिना किसी दिक्कत के, इवन आफ्टर इफेक्ट्स भी। अब एक बार गेम टेस्ट भी देख लो, उसके बिना थोड़ी ना काम चलेगा। तो पहले वैलोरेंट टेस्ट किया हमने हाई प्रीसेट पे, और हमें 240, 250, 260 तक भी FPS मिल रहे थे। कभी कभी भाई 300 भी टच हो रहे थे, लेकिन ज्यादातर 250 तक मेंटेन थे। और i7 वाले प्रोसेसर के हिसाब से बहुत ही सही परफॉर्मेंस आ रही है, नो डाउट, क्योंकि ज्यादातर CPU का रोल रहता है अपना वैलोरेंट के अंदर। और हाँ, अगर अपनी यही रैम 16GB में डुअल चैनल होती तो और भी ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस मिल सकती थी, बट सिंगल चैनल के हिसाब से भी मुझे कोई कमी नहीं लगी। देन हमने काउंटर स्ट्राइक टेस्ट किया, ये भी हाई प्रीसेट पे किया था, और इसके अंदर 300 प्लस FPS जा रहे थे, नो डाउट, क्योंकि इसमें ना GPU ज्यादा कंज्यूम हो रहा था, तो और भी ज्यादा तगड़े FPS मिल रहे थे हमें। और टेम्परेचर हमारे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं गए किसी भी गेम में, 70-75 डिग्री तक मेंटेन थे। तो भाई थर्मल्स अच्छे हैं नाइट्रो के, कहना पड़ेगा। देन RDR2 टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट के ऊपर, और भाई 70 प्लस FPS मिल रहे थे अल्ट्रा प्रीसेट पे, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी चीज है। टेम्परेचर भी अपने 65-70 डिग्री से ज्यादा हाई नहीं गए, और GPU की TGP ना 90 वोट्स तक जा रही थी। मतलब वैसे तो 140 वोट वाला है, लेकिन 100 प्लस भी नहीं गई अपनी TGP। तो मे भी हो सकता है फ्यूचर में बायोस अपडेट वगैरह के बाद ये चीज हो जाए, बट अभी के हिसाब से भी काफी ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब लग रहा है कि हाँ 4050 वाला ग्राफिक कार्ड डला हुआ है इसमें। देन फार क्राई 6 टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, और इसके अंदर हमें 90 और 100 के आसपास FPS मिल रहे थे। तो अल्ट्रा प्रीसेट पे इतने सही FPS भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, पता ही होगा तुम्हें, देख ही रहे हो इतने सारे गेम टेस्ट। और पुराने जितने भी व्यूअर्स है उनको समझ आ गए होंगे सारे स्टैट्स की भाई कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है अपना ये वाला लैपटॉप, बाकी स्टैट्स को देख ही सकते हो। देन GTA 5 टेस्ट किया, वेरी हाई का प्रीसेट था अपना,
ना। और GTA 5 के अंदर भाई 130 140 तक FPS आ रहे थे, नो डाउट बहुत ही ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस आ रही है। बट हाँ, इसमें ना TGP अपनी ग्राफिक कार्ड की 60 वॉट से ऊपर जा ही नहीं रही थी, तो ये पता नहीं मुझे क्या इशू है, लेकिन परफॉर्मेंस हमें बढ़िया मिल रही थी, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टेम्परेचर भी ना GTA 5 के अंदर 80-90 डिग्री तक चले गए थे। तो देख लो, बाकी सारी चीज तुम्हारे सामने है। बाकी कोई थ्रोटलिंग वगैरह नहीं करता है लैपटॉप भाई उसकी टेंशन मत लेना। देन हमने COD वॉर्जोन टेस्ट किया हाई प्रीसेट पे, और हाई प्रीसेट पे भी हमको आराम से 120-130 तक FPS मिल रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस लगी मेरे को। बाकी टेम्परेचर और सारे स्टैट्स वगैरह तुम साथ साथ देख सकते हो। देन DLSS को हमने ऑन करके क्वालिटी पे सेट कर दिया, और उसके बाद हमें 5-10 FPS का बूस्ट मिला, बहुत ज्यादा नहीं मिला, बट हाँ डेफिनेटली यू कह सकते हैं कि 120 तक मेंटेन हो गए थे FPS, मतलब 110 तक आराम से आ रहे थे, तो 5-10 FPS का बूस्ट तो मिल गया था। उसके बाद DLSS को बंद करके रे ट्रेसिंग ऑन कर दिया, और फिर हमें 70-80 FPS मिल रहे थे, कभी कभी 90 भी टच हो रहे थे। रे ट्रेसिंग से थोड़े बहुत FPS तो कम होंगे, बट हाँ तब भी तुम बढ़िया अच्छे FPS में गेमिंग कर सकते हो, लाइक रे ट्रेसिंग के बाद भी। तो ग्राफिक कार्ड भाई रे ट्रेसिंग के भी कैपेबल है। पोर्ट्स की बात करें तो यार लेफ्ट साइड पे हमारे पास RJ45 लैन पोर्ट, एक USB Type A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, और एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। राइट साइड पर हमारे पास 2 USB Type A 3.2 Gen 2 वाले पोर्ट, जिसमें से एक है अपना पावर ऑफ चार्जिंग वाला, मतलब अगर लैपटॉप आइडल है तो अगर कुछ चार्ज करना है डिवाइस वगैरह तो वो ये करवा देगा इमरजेंसी में। बैक साइड पे हमारे पास एक USB Type C Thunderbolt 4 वाला पोर्ट, और एक HDMI 2.1 का पोर्ट। 2.1 का मतलब है कि ये 8K 60 हर्ट्ज और 4K 120 हर्ट्ज तक सपोर्ट कर लेगा डिस्प्ले आउटपुट को HDMI से। बाकी डिस्प्ले आउटपुट इसका HDMI वाले पोर्ट से डेडिकेटेड GPU से है, और Type C वाले पोर्ट से अपना iGPU से होता है। बट हाँ, अगर डेडिकेटेड GPU पर तुमने शिफ्ट कर रखा है ना, तब Type C से आउटपुट नहीं ले सकते, क्योंकि iGPU से होता है वो, और तब वो सपोर्ट नहीं करेगा, समझे? समझ रहे हो? इसमें मक स्विच भी है हमारे पास, तो नाइट्रोसेंस वाले सॉफ्टवेयर से जाके भी इसे तुम डिस्क्रीट जीपीयू पे डाल सकते हो, या फिर बायोस के अंदर से जाकर के भी ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें ऑप्टिमस में या फिर डिस्क्रीट जीपीयू पे इसे चलाने का। तो उससे क्या है कि जो ये ऑन स्क्रीन डिस्प्ले है ना, ये जीपीयू पे रन करेगी, तो अगर गेमिंग वेमिंग करते हो तो परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी देखने को मिल जाती है उससे, तो मक स्विच इसलिए काम आता है। बाकी अंदर का डिजाइन देखे तो बिल्कुल वही है, सेम टू सेम, कुछ नया नहीं है। लेफ्ट राइट पर हमें ब्रांडिंग मिलती है, सेंटर में मिलता है हमें टच पैड, जो कि अच्छा खासा बड़ा है, मेरे को सही लगता है। एंड नाइट्रो का टच पैड फुली टच है, तो मतलब आराम से तुम जो टच पैड वाले काम है ना वो सब इसमें कर सकते हो। एंड गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से डेफिनेटली क्वालिटी बहुत ही सही दी हुई है इन्होंने। कीबोर्ड की बात करें तो भाई कीबोर्ड भी बढ़िया है, इसका बहुत ही मस्त टैक्टाइल फीडबैक देता है। एंड 4 जोन RGB कीबोर्ड है, 4 लेवल की ब्राइटनेस के साथ, तो हर चीज मतलब कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो इसके नाइट्रोसेंस वाले सॉफ्टवेयर में। लाइटो वाइटो को या फिर कोई इफेक्ट वगैरह लगाने सब चीज हो जाएंगी। एंड क्वालिटी भी डेफिनेटली अच्छी है, अगर तुम मतलब टाइपिंग वाइपिंग के काम ज्यादा रहते हैं ना, तो बढ़िया मतलब मजा आएगा, फील आएगी पूरी बढ़िया, टेंशन ही नहीं है भाई। बाकी फंक्शन कीज पर भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, और कीबोर्ड के ऊपर मिलते हैं कुछ वेंट्स एयर फ्लो के लिए। डिस्प्ले है इसके अंदर 15.6 इंचेस की FHD 1080p रेजोल्यूशन वाली IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, और ब्राइटनेस कहीं पर मेंशन नहीं है, पर 250 निट्स जनरली होती है इन लैपटॉप्स में, पर इसके अंदर मुझे 250 से ज्यादा लगी। मैंने अपने जो दूसरा लैपटॉप है उससे कंपेयर किया था, 250 से तो ज्यादा है, बट 300 निट्स जितनी ब्राइट भी नहीं है, तो होगी कोई बीच के अंदर। और हाँ, कलर्स भी मेरे को इसके अंदर 45% NTSC से बेटर लगे। अब कलर्स भी कहीं पर भी एसर ने मेंशन नहीं कर रखे, ना मैनुअल में, ना वेबसाइट पे, ना और कहीं, तो वो भी यही मान के चलो कि 45 से तो ऊपर है, पर 100% sRGB जितने बढ़िया भी नहीं है, तो थोड़े बेटर मान सकते हो। और ये इस सेगमेंट के जितने भी नाइट्रो है सबकी डिस्प्ले के लिए वैलिड है, जिन पर भी डिस्प्ले मेंशन नहीं है पता नहीं क्यों, पर डिस्प्ले की क्वालिटी ओवरऑल तुम्हें अच्छी मिलेगी। कंटेंट कंजम्पशन करना हो या फिर कोई एडिटिंग वेडिटिंग के काम करने हो, तो एक नॉर्मल डिस्प्ले से तो बढ़िया ही काम चलेगा तुम्हारा। बाकी स्टिल अगर प्रोफेशनल होना है तो एक मॉनिटर खरीद सकते हो, अगर तुम्हें एक्यूरेसी पूरी चाहिए। वेबकैम है इसके अंदर 720p वाला, इसकी वेब कैमरा क्वालिटी माइक भी इसी यूज हो रहा है, देख लो जैसे भी लगे बता देना। और पंखा चल रहा है, देख लो भाई नॉइज कैंसलेशन कैसी हो रही है। बाकी लाइक सब्सक्राइब भी मार दो हर बार कहता हूँ अच्छा लगूंगा क्या मार दिया करो बिना गए। और इसमें हमें 2 डाउन फायरिंग स्पीकर मिलते हैं 2 वॉट्स के आउटपुट वाले, तो स्पीकर अच्छे हैं, लाउड है, बहुत ज्यादा तगड़े भी नहीं कह सकते, पर ठीक है तुम्हारा काम चल जाएगा, ऐसे हैं। और क्लैरिटी वगैरह भी अच्छी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसमें DTS:X X का सॉफ्टवेयर भी आता है अपने पास, तो DTS:X Ultra का सॉफ्टवेयर मिलता है इसके अंदर हमें। तो यहाँ पर काफी सारे मोड्स हैं, इन्हें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने हिसाब से, इक्वलाइजर वगैरह भी सेट कर सकते हैं, ट्यूनिंग बिठा दो बस। और बैटरी इसके अंदर 57.5 वॉट आवर्स की 2 घंटे तक बैकअप देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि बैटरी छोटी है। मेरे हिसाब से यार अगर 90 वॉट आवर होती तो मजा आ जाता, पर ठीक है कोई बात नहीं, गेमिंग लैपटॉप है
क्या एक्सपेक्ट करोगे इससे? तो ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट मत करना, 1-2 घंटे का ही बैकअप मिलेगा लो ब्राइटनेस पे नॉर्मल काम करोगे तो भाई ये वाला जो लैपटॉप है ना, तो हमने लास्ट टाइम RTX 3070 Ti वाला नाइट्रो रिव्यू किया था, उससे अगर कंपेयर करूं वो अभी 1 लाख का चल रहा है, ये 95,000 का चल रहा है। और उसमें हमें डेफिनेटली ग्राफिक कार्ड तो इससे बेटर ही मिल रहा है, पर वो अपना 3000 सीरीज है, ये 4000 सीरीज है, तो 4000 सीरीज में हमें DLSS 3 वगैरह का फायदा मिलना है। तो वो चीज तुम देख लेना कि तुम्हारे लिए मैटर कितना करती है। बाकी ओवरऑल तो 3070 Ti ही बेटर है इसके कंपेयर में, और वो भी फुल फ्लेजेड वाला ही है उसके अंदर। पर उसके अंदर ना हमें रैम वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, इसमें जैसे DDR5 दे रखी है, तो ये उस मामले में अच्छा लगा मेरे को। बाकी ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। और हाँ, 3070 वाले में डिस्प्ले भी अच्छी है, उसमें QHD पैनल है, इसमें 1080p। तो अपने हिसाब से देख लेना कि भाई 5000 में ये 3-4 चीजें जो फालतू मिल रही है वो तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, तो फिर मैं कहूंगा कि 1 लाख वाला वो खरीदो। बट अगर बचाने वैसे तो फिर ये ले सकते हो। बाकी सेल में देखते हैं क्या प्राइसिंग रहता है इनका। बाकी प्राइस अप डाउन होता रहता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करते रहना। और अगर प्रीडेटर हीलियोस से कंपेयर करें, Neo 16 वाला, उसका मैंने 4050 i7 वाला रिव्यू कर रखा है, देखना चाहो तो देख सकते हो उसका वीडियो। उसके कंपेयर में करूं तो उसका जो i5 वाला वर्जन है वो 1,02,000 के आसपास चल रहा है। उसके अंदर भाई हमें डिस्प्ले तगड़ी मिल रही है और सारी चीजें लेटेस्ट है, जैसे Wi-Fi 6E वगैरह है उसमें, और प्रोसेसर अपना i5 13 जनरेशन है, वो तो है ही तगड़ा, मतलब इससे भी थोड़ी बहुत बेटर ही मान के चलो उसकी परफॉर्मेंस, थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं। और ग्राफिक कार्ड इसमें और उसमें दोनों में बिल्कुल सेम है, तो वो फिर 7-8 हजार महंगा हो जाएगा। तो अपनी प्रेफरेंस देख लेना, अगर तुम्हें बिल्कुल एकदम प्रीमियम फुल फ्लेजेड चाहिए तो प्रीडेटर ज्यादा बेटर है। अदरवाइज तुम 95,000 में इसकी तरफ भी जा सकते हो। भाई 4050 जो मिल रहा है ना इसमें, इस प्राइसिंग में, वो और किसी लैपटॉप में नहीं है मतलब। तो मैं इसे डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा, अपनी यूसेज के हिसाब से पिक कर सकते हो कौन सा लैपटॉप लेना है तुम्हें। बाकी कोई और डाउट वाउट हो तो कमेंट कर देना, और इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, खरीदना चाहो तो वहां से खरीद लेना। बाकी पसंद आ गया तो लाइक मारो, सब्सक्राइब भी कर दो, लाल बटन क्लिक करके बेल आइकन पे। हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।